लक्ष्य अग्रवाल। Yes, sir. Separate legal entity. There are distinctive features between different forms of organizations, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the form of business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. देखो, Another, ये बात अपन ने कल भी डिस्कस करी थी क्या, कि सर यदि अपन कंपनी लेते हैं तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। हाँ सर, बताया था ना, बॉडी कॉर्पोरेट है। हाँ सर, तो सेपरेट किससे? कंपनी की सर, अपने बनाने वाले लोगों से। यदि मैं एलएलबी की बात करूं तो एलएलबी अपने पार्टनर्स जिन्होंने एलएलबी को बनाया है उससे सेपरेट है। ठीक है, ये भी एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट होती है। लेकिन यदि अपन 1932 वाली पार्टनरशिप देखें, नॉर्मल पार्टनरशिप जो 1932 वाले एक्ट के अंडर बनी है, तो सर पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो सर यही बात करने की कोशिश कर रहा है कि कंपनी का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर ही यही है, दैट इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट फ्रॉम होम? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ गई। in other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and powers as a human being. टॉप, It, इस लाइन पे क्वेश्चन आता है, when a company is registered it is clothed with a legal personality is explain। when a company is registered it is clothed with a legal personality, कहने का मतलब जिस दिन ये 4 जने 5 जने 10 जने आए, बोला आरओसी को हमारा हम साथ में एज अ कंपनी रजिस्टर होना चाहते हैं, आरओसी ने कंपनी बना दी, उस दिन ये अलग से एक आदमी लीगल पर्सन का जन्म हो गया। एंड इट इज क्लॉथ्ड विद अ लीग, जैसे कपड़े पहना दियो। क्लॉथ्ड का मतलब इट इज क्लॉथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी का मतलब सर एक जैसे कोई एक सेपरेट पर्सन जिसने कपड़े पहने हुए उसका जन्म हो गया है। ठीक है, इट इज क्लॉथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी। ठीक है, तो वही है, जब ये आए इसका मतलब कि सर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, कि सर कंपनी के पास में वो सारे राइट्स, पहली बात तो सेपरेट है, दूसरी बात सर लेकिन उसके पास में वो सारे राइट्स हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग नेचुरल पर्सन के पास में होते हैं। वो सारे राइट्स एक आर्टिफिशियल पर्सन के पास में भी होते हैं। कैसे? सर क्या बोलना चाह रहे हो? अरे ऐसे कि सर मान लो हमारा एंसल फर्नांडीज है, कि सर सारे एग्जाम्पल मेरे पे ही मारने का ठेका ले रखा है क्या आपने? एंसल फर्नांडीज है, एंसल फर्नांडीज एक नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन क्या कर सकता है? ही कैन ओन प्रॉपर्टी इन हिज ओन नेम। यस सर। तो क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकती, एसेट्स नहीं ओन कर सकती? बिल्कुल कर सकती है सर। सर कैन एंसल फर्नांडीज ओपन अ बैंक अकाउंट? यस सर, कंपनी कैन ऑल्सो ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन इट्स ओन नेम। ठीक है, क्या एंसल फर्नांडीज थोड़ी लाइबिलिटी नहीं ले सकता? किसी से उधार उधार नहीं ले सकता? ले सकता है सर, कंपनी भी तो किसी से लाइबिलिटीज ले सकती है। हाँ सर। क्या एंसल फर्नांडीज को बिजनेस करने का अधिकार नहीं है? हाँ है ना सर, जब बस 18 साल का हो जाए फिर बिजनेस बिजनेस सब करेगा। सर कंपनी को भी बिजनेस करने का अधिकार है। ठीक है, तो सर वो सारे काम जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, अ पर्सन विच इज क्लॉथ्ड विद अ लीगल पर्सनालिटी, यानी कि जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो भी ये काम कर सकता है। वो सारे काम जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। पर्सन क्लॉथ विद लीगल। सर लेकिन कुछ काम है जो कि प्योरली और प्योरली पर्सन ऑफ नेचुरल पर्सन ही कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकते हैं, विच प्योरली अ नेचुरल पर्सन कैन डू। लाइक एंसल फर्नांडीज के मन में आया मैं शादी करूंगा, तो अब मैरिज जो है वो एंसल फर्नांडीज ही कर सकता है। क्या कंपनी को मैरिज शादी करवा सकते हैं कंपनी की किसी से? नहीं 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 नहीं। ठीक है, एंसल फर्नांडीज ने कोई कांड कर दिया, कांड कर दिया मतलब कोई बहुत मतलब बेकार काम कर दिया, तो एंसल फर्नांडीज ने क्राइम किया था, एंसल फर्नांडीज को जेल में डाल सकते हैं। क्या कंपनी को जेल में डाल सकते हो? नहीं सर। तो कुछ बाकी सारे काम जो नेचुरल पर्सन कर सकते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्लॉथ्ड विद लीगल पर्सनालिटी वो सारे काम कर सकती है। लेकिन सर कुछ काम पिक्यूलियर ऐसे होते हैं जो कि केवल नेचुरल पर्सन ही कर सकते हैं, जैसे कि ये
और ये मैरिज और जेल, ठीक है, वो कंपनी में नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट, देखो वर्ड क्या यूज लिया हुआ है, ऑलमोस्ट, एकदम ऑलमोस्ट, 100% नहीं बट ऑलमोस्ट द सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? और क्लॉथ विद लीगल पर्सनालिटी का मतलब समझ में आ गया? यस सर, आगे बढ़ गई। Its existence is distinct and separate from that of its member. A company can own property, have bank account, raise loans, incur liabilities, and enter into contracts. एक पॉइंट बताना रह गया था, जिस तरीके से नेचुरल पर्सन मिस्टर एंसल फर्नांडीज मिस्टर एक्स के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कोई एग्रीमेंट बना सकते हैं किसी भी चीज के लिए, उसी तरीके से कंपनी भी मिस्टर एक्स के साथ में कोई पर्टिकुलर बिजनेस को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, ठीक है। तो ये भी है, तो जो नेचुरल पर्सन को अधिकार है वो आर्टिफिशियल पर्सन को भी है, ठीक है। सो नेचुरल पर्सन का एग्जिस्टेंस सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है, अलग है और सेपरेट है फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये तो मैं आपको कब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर ए पढ़ भैया। दक्ष अग्रवाल, आवाज नहीं आ रही है बेटा तेरी। Sir Arya, हाँ अब आ रही है। it is at law a person which is different from the subscriber to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. सर सेपरेट का मतलब सर कंपनी की पर्सनैलिटी या आर्टिफिशियल पर्सन ये अलग है किससे? फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट, जिन्होंने इसको बनाया है उन मेंबर्स से अलग है, ठीक है। इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये समझो, हु आर द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, जिया बोरा? हाँ। एमओए और एओए क्या होता है किसी भी कंपनी के? उसका फुल फॉर्म बोलो। फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ, फुल फॉर्म तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है, मतलब पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो हम जब कंपनी में जाते हैं तब वो क्या बोलते हैं अभी, समझाओ कैसे। जिया हो रहा, कल वापस पढ़ाई की थी, लेक्चर्स देखे फिर? हाँ, मैंने देखा था, कल तो कल का फिर देखा क्यों, था। तो फिर हड़बड़ा मत, तो फिर जो मन में है साफ साफ अच्छे से बोल। देखे हैं तो कुछ तो आएगा एमओए और एओए के बारे में। अच्छा, हमारे देश का दादाजी कानून कौन है, सबसे बड़ा कानून कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई भी हम्म, कानून जा सकता है देश का? नहीं। नहीं जा सकता। तो मैंने सेम कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज लिया था कंपनी और इनको जोड़ते हुए, हाँ। है ना, यानी कंपनी के दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है रे, हाँ। है ना, यानी कि कंपनी जो इनमें लिखा हुआ है उसके खिलाफ नहीं जा सकती ना, हाँ। ठीक है। आ गया कंसेप्ट समझ में? हाँ, तेरा लिखा हुआ तूने भेजा था मेरे को ये एमओए के बारे में, मैंने भेजा नहीं था, मैं भेज दी थी क्लास के बाद, मैंने लिखा है। लिखा है तो याद क्यों नहीं है रे? याद करके करते हुए लिखना है, उसका मतलब ये सारे बच्चों के लिए है, उसके अकेले के लिए नहीं है, जिया के लिए कि सर केवल लिखने का मतलब लिख लेना नहीं है। लिखने का मतलब है कि याद भी होना चाहिए, साथ में परमानेंट मेमोरी में जाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये जो पढ़ रहे हो अभी जो टाइम है ना, तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम 12th के पैरेलल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, 12th या जो भी तुम्हारा जूनियर कॉलेज है वो खत्म होता है, फिर तुम तैयारी चालू करते हो, फिर जरूरी नहीं है सितंबर अटेम्प्ट तक तुम दे ही दो एग्जाम, फिर वापस जनवरी अटेम्प्ट लगाते हो, फिर डिसहार्टेंड होते हो। इससे अच्छा 12th के साथ में अपने को 7-8 महीने मिल गए, इस दौरान तैयारी कर लेंगे और बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। फिर जब जैसे ही तुम्हारा मार्च में एग्जाम खत्म होगा, 1-1.5 महीना तुमको मिलेगा वापस पूरा कोर्स रिवीजन करने का। सो यू आर लकी पीपल दैट यू हैव ऑप्टेड टू complete this thing, attempt this thing along with your 12th class. Don't waste it, everyone. ठीक है, आना चाहिए जो पढ़ाया है, जो पढ़ाया है आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए तो सर, एमओए और एओए किसी भी कंपनी के दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जिया बोरा सुन,
हाँ सर। सारे क्लास में सब जनों को बादाम खानी है अब से, ठीक है, ताकि याद रहे। रात को भिगो के रख देना, सवेरे खाना, तो उससे क्या है, मेमोरी शार्प होगी। तो सबको याद रहना चाहिए, ध्यान रख लेना। भले ही बादाम क्लास में खा लेगी तो भी मना नहीं करूंगा। चल आजा नेक्स्ट। तो अब सर जो भी लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे अपना नाम सब्सक्राइब किया है, साइन किया है उस पे। ये ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट के अंदर मान लिया जाता है कि इन्होंने, जो भी कंपनी को बनाते हैं या इसके मेंबर्स हैं, दे हैव सब्सक्राइब्ड देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और नीचे साइन करते हैं, ऐसा मान लिया जाता है ऑटोमेटिकली। तो these are the people who are the subscribers to the memorandum of association, who are the members in this company, who are the shareholders in this company। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? हु आर द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? सबको आया रे? सबको आया? अरे मेरी बात का कोई भी बुरा मत लगाना यार, इट इज जस्ट थोड़ा सा हल्का नेचर रखने के लिए, हल्का माहौल रखने के लिए मैं बोल देता हूँ। हाँ, बुरा कोई भी नहीं लगाएगा। एंसेल फर्नांडिस पे तो मैं इस बार खूब सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ। चलो नेक्स्ट। सर चलेगा। चलेगा चलेगा सर, ठीक है। एंसेल कॉन्ट्रैक्ट मजा एंड आने आता है दे, सर। तेरी शादी भी करवा दूंगा, तेरा बहुत पता नहीं क्या क्या करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब इट इज द, हाँ, इट इज एट लॉ अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर इन ये लोग सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो सर हम तो यही बोल रहे हैं ना, कंपनी इनसे डिफरेंट है। ठीक है, बोलने का तरीका अलग है कि सर कंपनी अपने मेंबर्स से सेपरेट है, बस। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो अपने को घबराना नहीं है, दिमाग चलाना है, ठीक है। सो इट्स पर्सनैलिटी इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट। यस सर, सिंपल। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, सर कंपनी अपने बनाने वालों से सेपरेट है, उनको चाहे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलो, चाहे शेयर होल्डर्स बोलो, चाहे कुछ भी बोलो। पॉइंट नंबर बी पढ़ भाई। Even members can contract with company, acquire right against it, or incur liability to it. For the debts of the company, only its creditor can sue it and not its members. देखो, इवन द मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। सर ये मेंबर है जिन्होंने कंपनी को बनाया, ये कंपनी है, जिस दिन ये कंपनी बन गई ये सेपरेट हो गई, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती कि वन ऑफ द मेंबर्स इज मिस्टर ए, जो कि कोल सप्लाई करते हैं, कोयला या लकड़ी सप्लाई करते हैं, और कंपनी को कोयले की जरूरत है। तो क्या मिस्टर ए कंपनी के साथ में कोयला या लकड़ी सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते क्या, कि मैं आपको 10 टन कोयला दूंगा और आप मुझे बदले में 1 लाख रुपए दे देना? ठीक है सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो अलग अलग लोगों के बीच में बनता है। कैसे? कि मान लो जिया वोरा और एंसेल फर्नांडिस के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो सर क्या जिया वोरा खुद से कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, खुद से एग्रीमेंट बना सकती है, आई एग्री माई सेल्फ विद माई सेल्फ? अरे नहीं नहीं नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो जन चाहिए। हम क्या कह रहे हैं, ये अलग अलग जन हो गए, तो क्या ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते? हाँ सर, जब अलग है तो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद दी कंपनी। हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको 10 टन कोयला दूंगा, आप मुझे 1 लाख रुपए दे देना। तो हर पार्टी के कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, हर पार्टी के कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स का राइट क्या है? 1 लाख रुपए लेना। मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी क्या है? 10 टन कोयला देना। मिस्टर वाई जो सेकंड पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट है, उनका राइट क्या है? 10 टन कोयला लेना, और लाइबिलिटी क्या है? 1 लाख रुपए देना। तो कहने का मतलब क्या है, दोनों पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ना कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होती है। तो उसी तरीके से कंपनी के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, कंपनी के भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, और उस दूसरे पर्सन की भी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज होगी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इवन मेंबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर राइट्स अगेंस्ट द कंपनी, और इनकर लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी। मतलब समझ में आ गया इस लाइन का? बोलो यस और नो। है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं तो दोनों को कुछ ना कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज मिलेगी। दक्ष अग्रवाल समझ में आ रहा है? तो इतना उदास चेहरे से क्यों बैठा है तू? क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मम्मी ने डांट दिया या पापा ने पिटाई कर दी, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत किसी से मार खा के आ रहा है? नहीं, सर कुछ नींद नहीं। आ रही है सर, दिन के 2:30 बजे आप रखते हो, सही बात तो ये है। ठीक है चलो आ जाओ।
For the debts of the company, only its creditors can sue it and not its members. सर ये बात थोड़ी सी याद रखने वाली है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि मान लो सर अपन ने अभी पढ़ा था ना, कंपनी हर वो काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है, ये आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकती है। तो सर ये एसेट्स भी खरीद सकती है, ये लाइबिलिटीज भी खरीद सकती है, ठीक है। खरीद क्या सकती है, लाइबिलिटीज भी इनकर कर सकती है। तो सर इसको किसी ने उधार दिया तो वो इस कंपनी का क्रेडिटर हो गया। यस सर, कंपनी को उसको पैसा चुकाना है। तो सर कंपनी के ऊपर जो उधार है उसके लिए केवल क्रेडिटर केस कर सकते हैं। कंपनी जिन्होंने बनाई है वो मेंबर्स उसके लिए उस पे केस नहीं कर सकते हैं। ये बस कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा होता है, ये याद रखने वाली बात है, इसमें मैं कुछ आपको समझा नहीं सकता। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर्स कैन sue इट एंड नॉट इट्स मेंबर्स। मेंबर्स कभी भी उसको यदि किसी मेंबर ने उधार दे भी दिया है तो वो स्यू नहीं करेगा। मतलब इसमें ज्यादा डिटेल में अभी अपने को जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे पढ़ भाई। सो आंसर बोल। सो मेरे को प्रीवियस पॉइंट में डाउट है कि जो सब्सक्राइबर्स है तो वो ओनर्स होते हैं या मेन कंपनी होता है? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन होते हैं सर? ये कंपनी है, ये कंपनी का एमओए और एओए है। इन्होंने कंपनी बनाते समय अपना नाम यहाँ लिखा और उस पे सामने साइन किया। सो दीज आर द पीपल हु आर द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड हु हैव फॉर्म्ड द कंपनी। यस और नो? गॉट द पॉइंट? यस सर, ठीक है, अंडरस्टूड। आगे कुछ बताऊं या हो गया डाउट क्लियर? नहीं सर, हो गया डाउट क्लियर। ठीक है, तो आप इन लोगों को मेंबर्स भी बोल सकते हो कंपनी के, आप इन लोगों को शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हो कंपनी के। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, सो कंपनी So, कंपनी अपने मेंबर्स शेयर होल्डर्स से अलग होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, हाँ भाई बोल दक्ष अग्रवाल, क्या हुआ? sir, founders भी बोल सकते हैं। फाउंडर्स प्रमोटर्स दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अभी अपने को इतनी चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनीज एक्ट जो है ना, आपके दो लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ना पड़ेगा फाउंडेशन लेवल पे, जहां पर मोस्टली इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, और डेप्थ में, इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा आपको कहां पर सर? ये इंटर में, जहां पर खूब डेप्थ में एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी इसके बारे में। तो यहाँ जो बेसिक्स बन रहे हैं ना, डेफिनेटली वो वहां पर काम आएंगे। लेकिन प्रमोटर कौन होते हैं ये भी हम भी पढ़ेंगे, लेकिन ज्यादा काम का आने वाला है इंटर में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ भाई। A company is capable of owning, enjoying, and disposing of property in its own name. Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company can become the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or the joint owners of the company's property. ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा बाद में समझाता हूँ। ये यहां से पहले अपन ये पढ़ते हैं। कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। बताया था कंपनी अपने खुद के नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसे डिस्पोज ऑफ या सेल भी कर सकती है। ठीक है, एंजॉय भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी को। सो कंपनी इज केपेबल ऑफ ओइंग, एंजॉइंग, डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owners of its capital and asset। ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है सर। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स क्या करते हैं? कंपनी के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं करते हैं? शेयर्स खरीदते हैं, बदले में उनको क्या मिल जाता है? कंपनी को सर कैपिटल मिल जाती है। तो भले ही वो इन्होंने दी हुई हो, पर वो अब पैसा किसका है? वो कंपनी का हो गया है सर, उसी से तो ये एसेट्स खरीदती है। ठीक है, तो वो पैसा कंपनी का हो गया है। क्या लिख रहे हैं? Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company becomes the owner of its capital and assets। अब वो कंपनी की हो गई है भैया, याद रखना। ठीक है, ये लास्ट लाइन, the shareholders are not the private or joint owners of the company's property। ठीक है, शेयर होल्डर जो है ना, देखो कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की होती है खुद की,
शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकता कि मेरे पैसे से खरीदी गई है तो ये मेरी इस प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी पे अधिकार मेरा है, नहीं। शेयर होल्डर ये कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे आई एम द शेयर होल्डर इन दिस कंपनी, तो इस कंपनी की प्रॉपर्टी में भी मेरा शेयर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट्स कंपनी की खुद की होती है, शेयर होल्डर का उसमें उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मान लो एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी के 40% शेयर मिस्टर एक्स के पास में है, तो क्या ये मिस्टर एक्स ऐसा बोल सकते हैं कंपनी के पास में ये मशीन है, मशीनरी एक एसेट है, इसका 40% हिस्सा मेरा है इस मशीनरी में? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। वो प्रॉपर्टी कंपनी की ही प्रॉपर्टी होगी, मिस्टर एक्स का उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं रहेगा, सिंपली बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है। अब मैं आपको दो केस लॉ कराता हूं जिसमें आपको मजा आने वाला है। जब कभी भी कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ऐसा क्वेश्चन आया, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट किससे सर? इनसे, जिन्होंने उसको बनाया है, फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो सर इसमें एक केस लॉ मेंशन करना पड़ेगा आपको, जो आपके मॉड्यूल में आगे जाके आया है, पर मैं आपको अभी बता देता हूं क्योंकि वो यहाँ लगेगा। सर केस लॉ क्या होता है, सबसे पहले समझो। सर इंडिया में जो लीगल सिस्टम चलता है ना, उसमें कानून बहुत अलग अलग जगह से सोर्सेज होते हैं, या टाइप्स ऑफ कानून जिनको बोल लो। तो सर एक तो अपन ने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ, एक अपन ने पढ़ा था सिविल लॉ। बताया था ना मैंने आपको कि सर एक तो होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में तो मान लो अंसिल फर्नांडीज ने किसी से धक्का मुक्की करके उसको झापड़ लगा दिया, उसका किडनैपिंग कर लिया, तो वो क्राइम कर रहा है, तो वो क्रिमिनल लॉ में आएगा। ठीक है, यही सिविल लॉ कि सर एंसिल फर्नांडीज के पास में एक फ्लैट था, उसको किराए पे देना था, कल को किराए में कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, इन द सेंस मतलब वो किराया नहीं दे रहा है, तो ये सिविल लॉ मैटर है। आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट किससे पाला पड़ने वाला है? सिविल लॉ। सिविल लॉ के भी एक ब्रांच जो कि है बिजनेस लॉज, उससे पढ़ने वाला है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, एक और सोर्स ऑफ लॉ होता है कॉमन लॉ। सर अब ये क्या नई स्टोरी हुई? कॉमन लॉ इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स। कैसे, ये होता क्या है सर, पहले ये तो समझाओ कि सर कॉमन लॉ होता है, मान लो किसी मैटर को लेके मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लड़ते हुए कोर्ट में पहुंच गए। ठीक है, ओके सर। जब उस मैटर पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लड़ते हुए कोर्ट में पहुंच गए, फिर लोअर कोर्ट से मैटर डिसाइड हुआ, फिर वो हायर कोर्ट में मैटर चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला, ऐसे चलता रहा। सर मान लो कोर्ट ने इस मैटर में पर्टिकुलर इस केस के चीजों को देखते हुए जो भी डिसीजन दिया है, जो भी डिसीजन दिया है, वो वैसे ही सिमिलर मैटर्स में एप्लीकेबल हो जाएगा, वो वैसे ही दूसरे सिमिलर मैटर्स में एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं सर। मान लो हमारे कोर्ट्स ने बोला कि सर माइनर आदमी के साथ में, या माइनर, माइनर कौन होता है? हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। यस सर। तो माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं कोई भी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए। ये कौन से केस लॉ में कोर्ट ने डिसीजन दिया? उस केस लॉ का नाम है मोहिबी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये सही में केस है इस नाम का। इस केस से एक जजमेंट निकल के आया कि माइनर के साथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बना सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या हुआ मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में? समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। तो सर अब भविष्य में यदि कोई माइनर के साथ में किसी मेजर आदमी ने कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो क्या वो वैलिड होगा? नहीं सर। हम कहां से कहां का रेफरेंस लेके आएंगे? एज पर मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस,
एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर रॉन्ग एग्रीमेंट्स, हम नहीं बना सकते हैं। तो सर केस डिसीजन से भी तो लॉ बन रहा है, कानून बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो हमको फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ माइनर के साथ में हम एग्रीमेंट्स नहीं बना सकते। तो ऐसे केस डिसीजन से जो लॉ बन के आता है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। बात समझ में आ गई? जो हमें वैसी दूसरी सिचुएशन कहीं पर हो रही हो तो हमें उसमें उस सिचुएशन में वो केस अप्लाई कर सकते हैं और जजेस को बोल सकते हैं देखो हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है ऐसे केसेस में, तो आपको भी इन्हीं जब एकदम पैरामीटर्स एकदम सेम है, जैसा उस केस में हुआ था वैसा ही इस केस में भी हो रहा है, तो फिर सर जो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो हाई कोर्ट आपको मानना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ सर आपको मानना पड़ेगा वो, ठीक है। तो सर सिमिलर मतलब कितना एप्लीकेबल हो रहा है वो एक सेपरेट बात है। इफ द सर्कमस्टांसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द रूलिंग ऑफ दैट केस विल डेफिनेटली बी अप्लाइड ऑन दिस करंट केस। तो हम कानून केस लॉ से भी लेते हैं, ऐसे ऐसे कानून को क्या बोलते हैं, कॉमन लॉ। सबको बात समझ में आ गई? श्रुति खरतड़े, ऋचा, प्रिशा, खुशबू जी, ठीक है। खुशबू जी कहाँ पर हैं आप, वीडियो ऑन नहीं करते हैं? सुहान गोयल, सुहान गोयल यस सर। वीडियो ऑन करने को स्पेशल इनविटेशन दूं क्या रे? क्या कहाँ चला गया सुहान गोयल? हाँ स्पेशल इनविटेशन मत लो रे, ठीक है, एक बार में ऑन कर लिया करो। चलो, तो तुमको केस लॉ से भी लॉ निकलता है, कॉमन लॉ, ये समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। इंडिया में ऐसे ही चलता है, केस लॉ से भी अपन गाइड होते हैं, वहां से भी कानून बनता है। चलिए, तो अब क्या हुआ सर, सबसे पहला एक केस लॉ बता रहा हूं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। कैसा केस है सर? इंग्लिश केस लॉ है, इट इज एन इंग्लिश केस लॉ। राम वर्सेस श्याम नहीं है, इट्स एन इंग्लिश केस लॉ, ठीक है सर। हमारे इंडिया में आप हमको इंग्लिश केस लॉ क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? पहले कंपनीज एक्ट 1913 चलता था, फिर 1956 चला, अब 2013 आया। सर पुराने टाइम में सर जब भी कंपनीज एक्ट बना था सर उस टाइम अंग्रेजों का जमाना चलता था या नहीं? इंग्लिश पीपल, ब्रिटिशर्स यूज्ड टू रूल अस, यस सर। तो सर उनके यहाँ के कानून या वो जैसा चला रहे थे वो हमारे लिए भी तो नजीर केस बने हैं, हमारे लिए भी तो, हम भी तो उनसे गाइड हो रहे हैं, यस सर। तो हमारा सिस्टम जो है इंडियन लीगल सिस्टम, उसमें तुमको बहुत सारे इनपुट्स इंग्लिश केसेस से मिल जाएंगे। सो इट्स अ लैंडमार्क केस, इट्स अ लैंडमार्क केस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ लैंडमार्क? लैंडमार्क का मतलब क्या होता है? त्रिशा बता सकती है व्हाट डू यू मीन बाय लैंडमार्क? मैं सिंपल वर्ड मीनिंग पूछ रहा हूँ, लैंडमार्क क्या होता है? समथिंग विच इज डिस्टिंक्ट, जिससे हम कुछ रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। जिससे हम कुछ रिकॉग्नाइज कर, वेरी नाइस, सही रास्ते पे बढ़ रही है। अब मान लो प्रिशा का घर है, मान लो प्रिशा का घर है, आई थिंक, मान लो गोरेगांव में, गोरेगांव और ये मलाड के बॉर्डर पे है, गोरेगांव और मलाड के बॉर्डर पे प्रिशा का कहीं घर है। प्रिशा की एक फ्रेंड जिया वोरा उससे मिलने आना चाह रही है उसके घर पे, ठीक है। तो प्रिशा को, जिया वोरा को गाइड करना पड़ेगा कि देख तू एक काम करना, मलाड में एक इनॉर्बिट मॉल है, अभी भी है क्या वहां पर या चला गया, यहाँ से हट गया? है अभी भी, ठीक है। मलाड में एक इनॉर्बिट मॉल है, उसके सबसे पास वाली रोड पे थोड़ा सा आगे आएगी तो मेरा घर है, ठीक है सर। उसने गाइड किया, तो उसने रास्ता बताने के लिए क्या लैंडमार्क का इस्तेमाल किया? इनऑर्बिट मॉल इज द लैंडमार्क जो कि रास्ता बताने के लिए काम आ रहा है, मतलब आसपास कोई बहुत फेमस जगह। अब मैं कह रहा हूं केसेस में भी लैंडमार्क केस होते हैं, लैंडमार्क केस जो हमें रास्ता बताते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो लॉ में हमको रास्ता बताने का काम करते हैं। लैंडमार्क केस का मतलब समझ में आ गया? बहुत ही सुपर्ब डिसीजन जो कि आगे दिशा तय करते हैं कि किस रास्ते पे आगे बढ़ना है, ठीक है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। we'll read very many important landmark cases, ठीक है।
तो केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। आइए समझते हैं इस केस में क्या हुआ था। सर ये केस कहाँ काम आएगा? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस कहाँ काम आएगा? सर सेपरेट लीगल एंटिटी वाले पॉइंट में, जहां भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आए, कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, वहां आप इस केस लॉ का नाम मेंशन करेंगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो जहां भी सेपरेट लीगल एंटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, बिंदास सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस का नाम चिपका के आना वहां पर। ठीक है, अब बताता हूं केस में क्या हुआ था। देखो, एक सलोमन नाम का आदमी था, ठीक है, वो एक्सपर्ट था, ही वॉज एन एक्सपर्ट इन शू मेकिंग, जूते बनाने में उसके जैसा कोई आदमी नहीं था। ठीक है, पहले तो एज अ सोल प्रोपराइटर जैसे ही वो खुद ही घर से ही काम करता था, जूते बनाता था, कोई आता था खरीदता था ले जाता था। ठीक है सर, ऐसे ही उसका बिजनेस चल रहा था, कोई उसने अलग से कंपनी वंपनी नहीं डाली। लेकिन बाद में उसको लगा यार मेरे में आर्ट है, मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको बड़े तौर पे ले जाऊं और कंपनी फॉर्म करके कंपनी के हिसाब से अपन धंधा करते हैं। तो सोलोमन ने क्या किया, सोलोमन एंड कंपनी नाम से एक कंपनी बनाई। ठीक है सर, अपना सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया इस कंपनी में, सोलोमन एंड कंपनी में। जूते बनाने का जो भी बिजनेस था ना, वो इस कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर, और बदले में इस कंपनी से कुछ तो शेयर ले लिए और कुछ डिबेंचर्स ले लिए। शेयर और डिबेंचर्स का फर्क पता है ना आप लोग को? शेयर और डिबेंचर का सब जन डिफरेंस जानते हैं ना, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। हाँ सर, ठीक है। अब सर देखो, बहुत ध्यान से समझना सर एंड मैम्स, कि सर कभी भी कोई कंपनी बनती है तो क्या अकेला आदमी, पहले के जमाने में अकेला आदमी कंपनी बना सकता था? नहीं सर, कम से कम दो या दो से अधिक जने चाहिए होते हैं या नहीं चाहिए होते कंपनी बनाने के लिए? हाँ सर। तो सर सोलोमन एंड कंपनी में एक तो सोलोमन था, एक उसकी वाइफ थी, एक उसका सन या डॉटर जो भी थे, ये और थे। तो इन लोगों ने कंपनी बनाई। ठीक है, करीब मान लो 98 या 99% शेयर तो इसने खुद को इशू कर लिए सोलोमन ने, कि मैंने अपना धंधा आपको दिया है ना, कंपनी को दिया है, कंपनी बनाई, कंपनी सेपरेट लीगल पर्सन है ना? हाँ सर। अपने बनाने वालों से सेपरेट है ना? हाँ सर। तो सोलोमन ने अपना धंधा देने के बदले में क्या किया, 99% शेयर तो खुद को इशू करा लिए, और अपनी वाइफ, सन और डॉटर को शायद एक एक शेयर दे दिया था, ऐसा कुछ हुआ था, यानी माइनॉरिटी शेयर इनको दे दिए। वो भी इसलिए इसने वाइफ को साथ में रखा क्योंकि पहले के टाइम मिनिमम दो जने कंपनी बनाने के लिए चाहिए होते थे, इसलिए रखना मजबूरी हो गई थी। इसने सोलोमन के साथ में अपनी वाइफ, सन और डॉटर को इस कंपनी में मेंबर्स बनाया। तो अब सिचुएशन क्या हो गई, ये तो रहे सोलोमन, ये इनकी वाइफ, ये इनकी डॉटर, ये इनका सन, ऐसा कुछ। या सोलोमन एंड कंपनी, ये जिस दिन ये कंपनी बनी ये अलग और ये चारों अलग, ये मेंबर्स हैं और ये कंपनी अलग है। ठीक है सर, 99% शेयर्स इसके पास में, एक एक शेयर इनके पास में, प्लस खुद को डिबेंचर्स भी इशू करा दिए कंपनी से, जिसपे हर साल सोलोमन एंड कंपनी से इसको इंटरेस्ट मिलेगा, सोलोमन को या नहीं मिलेगा? डिबेंचर्स में इंटरेस्ट मिलता है ना डिबेंचर होल्डर को। ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई? बोलो यस और नो। सबको क्लियर है क्या हो रहा है? सबको क्लियर है? रिचा, श्रुति, एंसल, जिया, बोरा जी, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सर तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स और एक होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। क्या इस बारे में सुना है कभी पहले? क्या इस बारे में सुना है कभी पहले? सिक्योर डिबेंचर्स और अनसिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं? कभी सुना है? प्रिशा सुना है या फर्स्ट टाइम सुन रही है? नहीं सुना है? अच्छा, कितने लोगों को डिफरेंस ध्यान है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? हाथ खड़ा करो, जूम पे करना, हाँ? हवा में हाथ मत लहराना। कितने लोगों को ध्यान है? एक को भी ध्यान नहीं है? चलो कोई बात, मैं बताता हूँ आप, इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अभी डिबेंचर से रिलेटेड कोई मैटर है आपके मतलब अकाउंट्स में?
डिबेंचर्स पढ़ोगे ना अकाउंट्स में या नहीं पढ़ोगे? 12वीं में पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे। देखो सिक्योर्ड नाम से ही आंसर पता पड़ रहा है और अनसिक्योर्ड नाम से ही आंसर पता पड़ रहा है। मान लो हमारे सुहान गोयल को पैसे की जरूरत पड़ गई, वो गया बैंक या मनी लेंडर के पास में गया। मनी लेंडर ने बोला पैसे तो मैं तुझे उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में कुछ गिरवी रखा जिससे मैं सिक्योर्ड हो सकूं। इन केस तूने पैसा नहीं चुकाया तो मैं उस चीज को बेचूंगा और अपना पैसा खड़ा कर लूंगा। तो मैंने जो तुझे लोन, मनी लेंडर ने जो सुहान गोयल को लोन दिया है, वो कैसा लोन है? सिक्योर्ड लोन हुआ या नहीं हुआ? सिक्योरिटी है ना उसके पीछे कुछ, है ना? तो सिक्योर्ड लोन मतलब समझ में आ गया? यस सर। अनसिक्योर्ड लोन जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है पीछे, ठीक है, वहां पर लोन डूब गया तो बड़ी तकलीफ होगी वापस पैसा इकट्ठा करने में। ठीक है, यस सर। अब इसी तरीके से जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या इशू करती है सर? डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड कैसे सर? मान लो मिस्टर वन है, इन्होंने सिक्योर्ड डिबेंचर्स खरीदे कंपनी के, ठीक है, यानी कि कंपनी ने बोला हम यदि अपनी जो आपसे हमने 1 लाख रुपए लिया है वो चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स हम आपको इशू कर रहे हैं,